पहला ही सवाल और अंतिम सवाल। आदिकाल विभिन्न काव्य रूपों के उदय का काल। आदिकाल विभिन्न काव्य रूपों के उदय का काल। यहाँ भी हाँ, बिल्कुल बना दीजिए आदिकाल का। और इसमें सवाल है कि विभिन्न काव्य रूप के उदय का काल। और अपने धार्मिक रासों लौकिक अमीर खुसरो विद्यापति गंगालाल। और सब पे बता दीजिए विभिन्न काव्य रूप। इनका काव्य रूप बता दीजिए, इनका बता दीजिए, इनका बता दीजिए, इनका बता दीजिए, इनका बता दीजिए, फिर निष्कर्ष लिख दीजिए। कविता के जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूप का मतलब, विभिन्न काव्य रूप का मतलब प्रबंध जहां है वहां बताइए, खंड काव्य जहां है वहां बताइए, मुक्तक बताइए, छंद बताइए, शैली बताइए, भाषा बताइए। जहां जो उपयुक्त लगता है वहां बता दीजिए। सिद्धों की भाषा, सिद्धों का मुक्तक रूप, सिद्धों का विषय वस्तु। नाथों का ज्यादा नहीं, चूंकि आपके पास अगर 10 अंक का सवाल है, कहीं कहीं उदाहरण। और ये विभिन्न काव्य रूप क्यों है, इस पर लास्ट में निष्कर्ष दे दीजिए। विविधता है, व्यापकता है, अंतर्विरोध है। तो लिखने से, टेस्ट देने से धीरे 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 आप प्रश्न की आत्मा को और प्रश्न में लिखना कितना है, तो अनावश्यक लिखने से हम लोगों को बचना है। और दूसरा, गलत जहां पर हमसे गलती हो रही, जिसको कहते हैं हम बड़ी गलती, कॉन्सेप्ट की गलती, उदाहरणों की गलती, उसको बचा ले जाना, तो उसी में अंक बढ़ जाते हैं। आप तो खुद लायक हैं ही 280 के, उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की गलती कर देते हैं, जो परीक्षा को क्या लगता है, बुरा लग जाता है, उसी में वो अंक घटा देता है। ऐसा नहीं कि 280 के लायक नहीं है आप, पर नहीं आएगा। केवल अगर गलतियों को ही कम कर दिया जाए तो उसी में अंक बढ़ जाते हैं। जानकारी का स्तर है, लेकिन कुछ कुछ हो जा रही है, गलतियां हो जाती है ना। उसका कारण है दो। एक तो नोट्स का रिवीजन नहीं हुआ है, जहां से आप पढ़ रहे हैं, है ना, पहले का बनाया हुआ है। गुरुजी को ही नहीं ध्यान है क्या लिखती है उसमें, है ना। और दूसरा क्या है कि गुरुजी एक बड़े क्लास को जब आदमी पढ़ाता है तो हंसाता ज्यादा है, क्योंकि युवा काल में वो सब अच्छा लगता है, प्रेम मोहब्बत, है ना। उस दौर में जो पढ़ाया गया है उसको लगता है कि यही सत्य है। आपके समझ में, चूंकि आप अपने विवेक से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हर चीज को फॉलो कर लेना चाहते हैं, हर चीज को कॉपी कर लेना चाहते हैं। क्योंकि ये उदाहरण अगर सब लोग लिख रहा है, जो तू बावन बवनी जाए, इसका मतलब है कि क्लास में भी हुआ होगा वो, और नोट्स में भी होगा, तो बच्चों के दिमाग में वो भर गया है कि इसको लिखना जरूरी है ना, ये एसेंशियल पार्ट। ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे सिद्धों में आप लिख देंगे कि नारी भोग, आपने भी शायद कहीं लिखा है, या कोई विद्यार्थी, शायद संजय जी ने लिखा होगा कोई। तो बताइए कि जो नारी के प्रति गलत चिंतन रखेगा वो साहित्य में कैसे रहेगा। ये तो बुनियादी विवेक। ये क्यों नहीं समझ में आता कि भाई कोई नारी के प्रति, आधी आबादी के प्रति बहुत गलत इस तरह का थॉट रखेगा, वो साहित्य में स्वीकार्य कैसे होगा, उसको आदर कैसे मिलेगा, हमको ये नहीं समझ में आता। और कौन सी किताब में लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, मतलब एक बेसिक रीजनिंग है कि कोई एक व्यक्ति नारी के प्रति गलत सोच रखे और वो कोर्स में भी आदरणीय रहे, ऐसा कहीं होता है क्या, बताइए। तो नारी के प्रति भोगवादी चेतना सिद्धों में, अरे तो ब्लंडर है, नहीं छोटी गलती थोड़ी है ये।
है ना, बड़ी गलती। आप खुद सोचिए कि ऐसा व्यक्ति सरहपा कैसे कोई आदरणीय हो सकता है, कोई व्यक्ति बताइए। शुरुआत में बड़ी मातृका के बाद जो उद्धार करने का शुरू में इतने अपरिपक्व व्यक्ति हैं वो। आपको क्या लगता है कि भाई मैच्योर नहीं थे वो? इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं, हम गलत पढ़ रहे हैं उसको, है ना। तो ये सब गलती, ये सब बड़ी गलतियां हैं जिसको हम लोग करते हैं। कहाँ तुलसीदास ने बोला है बताइए, पढ़ी पढ़ा है तो बताइए। क्या तुलसीदास ने कहाँ बोला है बताइए। आप फिल्म देखते हैं उसमें गलत जो विलेन है गलत काम करता है तो कहिए डायरेक्टर गलत करता है। मैला आंचल में नागा साधु गाली देता है, होरी जो है बांस चुरा लेता है, प्रेमचंद चोर है। कैसे आप कर सकते? भाई एक राइटर है, तुलसी एक राइटर है, उसका उनका एक कैरेक्टर है। समुद्र गलत बोल रहा है, चूंकि समुद्र गलत है, अब रावण तो गलत बोलेगा ही, नेगेटिव कैरेक्टर है वो। आप सब रचनाओं में यही क्यों नहीं फॉलो करते तो भाई प्रेमचंद भी गलत है, होरी गलती करता है, होरी अच्छा बुरा करता रहेगा, वो कैरेक्टर है, स्वतंत्र छोड़ दिया उन्होंने, जो करे वो। प्रेमचंद कहते हैं मैं अपने पात्रों का केवल नाम देता हूं। तभी तो आप यथार्थवाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैला आंचल में बहुत सारे कैरेक्टर बहुत गलत करते हैं, तो क्या रेणु गलत करते रहते हैं? वैसे ही रामचरितमानस एक किताब है जिसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर है राम। राम कहीं गलती करते हो तो बताइए, जो हीरो गलती है। फिल्म है, फिल्म का डायरेक्टर थोड़ी चोर है। माने कोई बलात्कार कर रहा है तो कहते डायरेक्टर ऐसा कर रहा है, तो उसको रोल मिला है वो करने के लिए। रावण को रोल मिला है वो करने के लिए, समुद्र को रोल है, वो उसका अपना एक्टिंग है, अपनी बात कह रहा है वो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, एक कैरेक्टर कह रहा है। यही बात है ना, और दूसरी बात क्या है उसमें? हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक संयुक्त परिवार की बात है। भाई उस समय आप 15वीं 16वीं सदी की बात है, तो उसमें गलत क्या है? ज्वाइंट फैमिली की बात है, ज्वाइंट फैमिली को बचाना चाहते हैं। प्रेमचंद भी बड़े घर की बेटी हैं। तो भाई समय की सीमाओं से कौन उबरा है? समय की कमियां तो होती ही है। आप 16वीं सदी के व्यक्ति से 21वीं सदी की कल्पना कैसे कर रहे हैं? 16वीं सदी के ही दर्पण में 16वीं सदी को जांचिए, तब तुलसी बड़े प्रगतिशील नजर आएंगे। भाई किसी के प्रगतिशीलता की जांच कैसे होगी? भाई आपकी जांच होगी 2024 के नजरिए से। नहीं, आप दादाजी को कहिएगा कि दिल्ली में एक फ्लैट ले लेते, कितना सस्ता था मुखर्जी नगर में उस समय। नहीं, अपने अपने शहरों में सब दादाजी ही कर लेते। भाई दादाजी की अपनी सीमाएं संभावनाएं थी। आपकी जांच कब होगी कि 2020 से लेकर 26 तक आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे? नहीं, उसी के संदर्भ में होगी कि आपकी जांच होगी 2050 में। आप तुलसी की जांच, तुलसी के प्रोग्रेसिव नेचर की जांच, तुलसी कितने क्रांतिकारी, कितने प्रगतिशील, कितने आधुनिक हैं, उनकी जांच कैसे होगी? 16वीं सदी, और 16वीं सदी के दर्पण में देखिए तो तुलसी बड़े अच्छे, बहुत क्रांतिकारी, बहुत प्रगतिशील, बहुत सारी बातें। नहीं, और कुछ सीमाएं हैं, समय की सीमाएं हैं ज्वाइंट फैमिली के संदर्भ में, है ना। लेकिन कई बार जैसे किसी नेगेटिव कैरेक्टर के द्वारा किया गया, रावण तो वो बोलेगा ही गलत नारी के बारे में, तुलसी थोड़ी बोल रहा है। कैरेक्टर को तो जुबान देंगे ही नहीं, है ना। हाँ हाँ, तो सामंतों को बोला है, वो आपको थोड़ी बोला है। सामंत लोग बहुविवाह कर रहा था तो क्यों नहीं बोले कभी? भाई तुम नारी के साथी हो तो चेतावनी देते ही हैं, सामंती व्यवस्था को देना ही चाहिए। आम समाज को थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो खुद ही नारी के साथ हैं, गृहस्थ जीवन में है, पत्नी है, काम है, पूरा पूरा दिन दिनचर्या में है उनकी, पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन में है। और सब लोग गृहस्थ जीवन के संत हैं। पूरा भक्ति आंदोलन गृहस्थ जीवन को आदर देता है। राम स्वयं पत्नी के साथ हैं, तो सामंतों को बोला है।
मलुकदास ने कहा सामंतों को, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। याद कीजिए, भारत दुर्दशा में भारतेंदु इस प्रश्न को उठाते हैं कि भारत के लोग अजीब हैं, उनकी बात को अपने आलसीपन से जोड़ लेते हैं कि देखो तो अजगर कुछ काम नहीं करता, दास मलुका कह गए। वो तो व्यंग कर रहे थे सामंतों पर, भारत दुर्दशा में लिखा है भारतेंदु ने। तो हम गलत समझ रहे हैं, तो सामंतों को कह रहे थे, और क्यों न कहें भाई, तुम बैठे हुए हो। पूरा भक्ति आंदोलन कर्म को प्रोजेक्ट करता है, कर्मठ बनने का संदेश देता है। राम स्वयं काम में है, सीता अपने हाथ से कुटिया बनाती है। तुलसीदास ने सबको काम करते हुए दिखाया है, और ब्रह्मचर्य पर तो बहुत व्यंग किया। जो सोकोल्ड ब्रह्मचर्य है, जो समाज में संन्यासवाद के नाम पर जो एक मलबा पैदा किया जा रहा था, उसका खूब विरोध किया तुलसीदास ने। नारद का प्रसंग देखिए तुलसीदास के यहाँ रामचरितमानस में, जिसको कहते हैं भिंगा भिंगा के मारना। सोकोल्ड ब्रह्मचर्य, तुलसी स्वयं गृहस्थ जीवन के पक्षधर है। संपूर्ण भक्ति आंदोलन जगत को सत्य मानता है, कर्मठ बनने का संदेश देता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए विभिन्न काव्य रूपों के उदय का। अगला, इसमें पूरा जो कठिन प्रश्न है वो बताइए कि इसमें सर ये वाला कठिन लग रहा है। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको कठिन लग रहा है?